नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा की। फिक्की के 16वें वार्षिक हेल्थ केयर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ये न केवल अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के लिए बल्कि उत्पादकता, कल्याण और खुशी पर इसके प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रहा है। सभी लोगों को सस्ती, सुलभ, उन्नत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ये स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर के मदन गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे जीबी पंत अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील रहेजा जी से। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे ILBS के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौधरी जी से। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मदन गोपाल जी मैं आपसे करूंगा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत, सस्ती और सुलभ, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? उपराष्ट्रपति जी ने इस पे खास तौर पे जोर दिया है कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। विनोद जी, ये काफी महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज के जो फिक्की के जो सालाना जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहा है जी। लेकिन इसके ऊपर हमें पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। आप देखिए, हम लोग पहले डिसीज थे, मतलब बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ पहुंचे हैं, स्वास्थ्य से हम लोग वेलनेस की तरफ जा रहे हैं जी। तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन बनने के बाद हमें करीब 40 साल से ऊपर ज्यादा लग गए कि स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया जाए। एक जब वो एग्रीमेंट हुआ, समन्वय हुआ कि हम सबको स्वास्थ्य कैसे पहुंचाया जाए, हेल्थ फॉर ऑल की बात हमने करी। उसके बाद फिर और जब हमारा जैसे जैसे हम सुविधाएं बढ़ाने लगे, आगे की बात करने लगे, तो उसके बाद हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं 2030 तक के, कि एक स्वास्थ्य स्तर तक के हम लोग को, हमारी जन समुदाय को ले जाना है। अब हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं। हम लोग डिसीज से हेल्थ की तरफ गए, हेल्थ से वेलनेस की तरफ गए। हम लोग MDG से SDG और उसका यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोविड ने हमें ये बताया कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं को आगे बढ़ाना है, कैसे स्वास्थ्य के कारण होने वाले, हेल्थ इवेंट्स के कारण होने वाले जो कैटास्ट्रोफी है, जो फाइनेंशियल आर्थिक क्षति जो होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है, कैसे कम किया जाना है। अभी जैसे हेल्थ के कारण जो कैटास्ट्रोफी होती है काफी ज्यादा है जी, उसका हमें कैसे 25% के नीचे लेवल से लेकर आना है। जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जब PMJ हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुआ था, उस समय करीब 60% से ऊपर था। उसको टारगेट करते हुए, उसको लक्ष्यगत करते हुए हमने ये किया कि कैसे लोगों के जेब पे अतिरिक्त भार नहीं पड़े, कैसे सुविधाएं पहुंचा सके। उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ, जब अभी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का जो डेटा आया है वो 60% से अब 48% से नीचे भी पहुंच गया है। तो इस तरह की योजना, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हम लोग जो कर रहे हैं, करीब 40 करोड़, 50 करोड़, करीब 10 करोड़ फैमिली से करीब 50 करोड़ जनसंख्या को करते हैं। अगर वो राज्य स्तर पे जाएंगे, राज्य में इसका दायरा और बढ़ जाता है। राज्यों ने अपने हिसाब से और थोड़ा ऐड कर दिया है। टोटल तकरीबन आधी जनसंख्या हमारी इस तरह से इंश्योरेंस के उससे कवर्ड है जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। उसके बाद फिर आगे की चर्चा में और बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा है, जैसा उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि आम आदमी से सीधे सीधे जुड़ा है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, वो सरकारी योजनाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसके चलते उस खाई में कमी आ रही है, वो पट रही है। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात चाहे हृदय रोग की जाए या दूसरी बीमारियों की जाए, आप कैसे देखते हैं? सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं पिछले 6-7 सालों में, किस तरह का एक बदलाव आया है? क्या आज लोगों को सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं? आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को?
बेसिकली सरकार का अप्रोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कथित भाववे। सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। और सरकार ये चाहती है कि हम हर एक व्यक्ति को, द जी लास्ट पर्सन इन द लाइन जो है, उसको भी डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में भी अच्छा स्वास्थ्य दे पाएं और उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे पाएं। इसमें देखिए हेल्थ इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, जिसमें कि प्रिवेंटिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग और फिटनेस की तरफ काफी हमें जागरूक किया। और इसके अलावा 1.25 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। और आयुष्मान भारत योजना जो है, उसके अंतर्गत 50 करोड़ व्यक्तियों को लगभग इसका फायदा मिलेगा। इसमें 10 करोड़ फैमिलीज को एनरोल किया गया है जी और कोई भी व्यक्ति फैमिली का 5 लाख तक अपना इलाज मुफ्त में करा सकता है। उसके लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं और आपको शुरू में ही एनरोल कर दिया गया है। जी शुरू में एनरोल करने का ये फायदा है कि आपको इसके लिए विशेष वो इधर उधर किसी दलाल से या मिडल मैन से बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 5000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोल दिए गए, जिसमें कि दवा 80% तक सस्ती है। तो यदि आप देखें, और इंद्रधनुष जो मास वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, उसको कवर किया गया। कोविड के दौरान भारत ने सब काफी डेवलप कंट्री से भी बेटर किया। जी जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उन सबको देखते हुए भारत ने कोविड जैसी महामारी को भी ठीक से अच्छे से डील जी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तो सुनील। टेक होम मैसेज यही है कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अकाउंटेबल जी जो क्वालिटी हेल्थ केयर है, वो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इकोनॉमिक कंडीशंस। क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल के अंदर कि जब भी किसी की फैमिली में किसी व्यक्ति को बीमारी होती है, तो उसको प्राइवेट, क्योंकि 80% 70-80% अभी भी प्राइवेट सेक्टर में इलाज होता है, जी तो आयुष्मान योजना के थ्रू उसको इसके साथ जोड़ दिया गया है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ लोग हर साल बीपीएल के नीचे चले जाते हैं यदि कोई बीमार पड़ता है घर में। जी लोगों को अपना घर, बिल्कुल जमीन और बिल्कुल यहाँ तक कि पशु ये भी बेचने पड़ ये जाते हैं। एक बहुत बड़ा तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम जी इसको जी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये हर एक एक व्यक्ति को अच्छी हेल्थ केयर देने में सक्षम बनते चले जाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आपने बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया यहाँ पर, और डॉक्टर अशोक चौधरी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा स्वास्थ्य का है, मुद्दा ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं का है जो आम आदमी तक पहुंचे। सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं। आयुष्मान भारत के जरिए सरकार ने एक तरह से जो गरीब है, जिसे अच्छा इलाज भी मिले और सस्ता इलाज मिले, सुलभ इलाज मिले, इसकी पहल की है। लेकिन बात आती है आर्थिक पहलू की। आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव आया है पिछले 6-7 सालों में? क्या आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचा है? जी, आपने जो बोला हुआ है उसमें पूरा तो नहीं पहुंचा हुआ है, जैसे लास्ट एंड तक क्वेश्चन बोले, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट काफी हुआ है इन द मीन टाइम में। अब पहले आप देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर इन द जीडीपी ये बढ़ा हुआ है। जैसे काफी सारे लाभदायक योजना ने बताया, आयुष्मान भारत बताया, तो ये हुआ है। किंतु मेरे को एक चीज बोलना था इसमें जी कि हेल्थ 3 लेवल में हमें देखना है। इट शुड बी अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल। तो अभी हमारा सारे जो हुआ है अफोर्डेबिलिटी के ऊपर सारे हमें डिस्कशन कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप हमारा अवेलेबिलिटी के ऊपर, जो आपने बताया कि अभी क्या हुआ है, हम रिमोट से रिमोट, जितना दूर जितना गरीब वहां तक हमको पहुंचना है। इसी के लिए हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ मैन पावर को एंड नीड बेस्ड हेल्थ रिसर्च, जो हेल्थ रिसर्च हमारे लिए जरूरी है उसको और स्ट्रेंथन करना है। उसमें हुआ है, उसकी बर्निंग एग्जांपल है हमारा कोविड की वैक्सीनेशंस। जी इसी तरीके से हमारा हेल्थ नीड बेस्ड रिसर्च
हमारे लैंड के लिए, हमारे लोगों के लिए चाहिए, वो होना है। दैट विल मेक कि हमारा हेल्थ अवेलेबल लास्ट पर्सन तक हो सकता है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने बताया, एक्सेप्टेबल होना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा वेलनेस हुआ है, काफी लोगों को समझ में नहीं आते वेलनेस क्या होती है, क्योंकि उसके लिए हमारा अंदर में एक जागरूक नहीं आ रहे, कि हमको नहीं समझ में आया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमने बीमारी पड़ के इलाज से बेटर है कि हम उसकी प्रिवेंशन मोड में जा सकते। उसी के लिए हमारा हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है। हेल्थ सीकिंग अटेंशन मतलब मेरे को बीमारी हुआ है, मैं इलाज कराऊं, उसके लिए होनी चाहिए। बीमारी नहीं होने के लिए हमारा एटीट्यूड चेंज होना है। आप सिंपली बताऊं, जो स्वच्छ भारत योजना में हमारा हुआ कि गांव में टॉयलेट्स देने के लिए लोगों ने टॉयलेट्स को यूज करा 1 महीने 2 महीने, उसके बाद इसको अपने काम में, दूसरे काम में यूज करा जिसको नहीं करना है। तो ये चीज है कि जैसे अभी हमारा बदलाव आने लगा है, इट इज ए रिवोल्यूशनरी, ओवर द टाइम धीरे धीरे करके सुधार हो रही है। उसको हम स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे ये सुविधाओं को अवेलेबल मास में करना है। जैसे आपने बोला अटल डिजिटल हेल्थ मिशन हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, ये सब चीज काफी हद तक पहुंच गए और इसको मोर पहुंचना जरूरी है आम आदमी के पास। पहुंचने के बाद उनके हमारे हेल्थ एजुकेशन को बढ़ानी, जो बोलते हमने आईईसी एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, स्कूल हेल्थ एजुकेशन में है। आशा कर्मी जो है उनके थ्रू में लोगों के मन में हमारा जो बेनिफिट्स है उसको बताना है। हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स को भी उस लेवल पे स्ट्रेंथन करना है। और हमारे ऐसे जहां पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन की होती है, वहां पे हमने कैसे आम आदमी के पास पहुंच जाएंगे कि ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, ये चीज आपको अफोर्डेबल है एंड आपको इसको लेना है, क्योंकि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अच्छाई के लिए होती है, आपने एक बार के लिए नहीं, ये आपके जीवन की धारा करना है। जैसे अभी आपने बोला है कि हमारा अभी हेल्थ के ट्रीटमेंट जो अभी प्रिवेंशन मोड में जाना चाहते हैं, यही होना चाहिए। कोई भी पब्लिक हेल्थ इश्यू जो भी हम सोचते हैं, उसमें पहला चीज होती है प्रिवेंशन मोड में जाने का। तो ये बहुत अच्छा है। तो मेरे को अभी जितना इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम देख रहा हूँ, ये डेफिनेटली टुवर्ड्स पॉजिटिव है। उसको हमने और अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल कराना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मदन गोपाल जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जो सरकार ने अभियान चलाए हैं, उसमें राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना बनाई और सरकार चाहती है कि ये योजनाएं अंतिम समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचें। आप इसमें राज्यों की भूमिका को कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये आप देखेंगे कोविड के समय हमने राज्यों के साथ कैसे मिलकर कार्य किया है। जी, संविधान के हिसाब से जो स्वास्थ्य की जवाबदारी है वो राज्यों की है, लेकिन उस पर ये नहीं होता, उस पर हम लोग रुकते नहीं है। राज्यों के साथ जैसे नीति आयोग भी जो काम करता है, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। कोविड के समय हमने काफी देखा है कि कैसे राज्यों के साथ मिलकर ही हम लोगों ने काम किया, कैसे सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है, उसी के हिसाब से आप देखेंगे सबके साथ के साथ ही हम लोग ने वैक्सीनेशन में इतने उत्साहपूर्वक काम किया है। जी, उदाहरण के लिए आप एक और उदाहरण प्रोग्राम का देखेंगे जो हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली बेनिफिट करता है। तो आपका स्वच्छता भारत अभियान, वो भी आप देखिए राज्यों के सहयोग से अब ओपन ओडीएफ विलेजेस आपके कितने हो गए। दूसरा एक उज्ज्वला योजना थी जिसमें आप देखिए स्मोक फ्री हाउसेस बनाने वाले कार्यक्रम है, वो भी बिना सहयोग के नहीं होगा। वो सोशल डिटर्मिनेंट्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। और तीसरा जो आपका पीएमजे प्रोग्राम है, एक सोसाइटी में आप देखिए इतना सशक्तिकरण किया है, हितग्राहियों को इतना सशक्तिकरण किया है, वो कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में अपने आप वॉक कर सकता, नहीं तो वो सिल्वर क्रोम और सिल्वर एल्युमिनियम वाले अस्पताल में कभी जाने की सोच ही नहीं सकता। दूर से देखकर ही वो बाहर से निकल जाता है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। लेकिन आयुष्मान भारत पीएमजे जो प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें हमने इतना सशक्तिकरण कर दिया है, जो भी हमारे जो पंजीकृत अस्पताल है वहां पे वो जाकर अपना इलाज करा सकता है इस तरह से। और दूसरा राज्य भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, बिना राज्य के सहयोग से नहीं होता जी। कोई भी स्कीम होती है, कुछ अंशदान आपका केंद्र से आता है, कुछ अंशदान आपका राज्यों से आता है। बिना राज्यों के सहयोग से कार्य आगे बढ़ता नहीं है। कोविड एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कैसे राज्यों के साथ मिलकर हमने किया। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आप देखते हैं टीकाकरण का। टीकाकरण हमारे देश में आप देखेंगे बच्चों को जो टीका लगता है वो केंद्र राज्य दोनों मिलकर ही समन्वय के साथ टीका लगाते हैं।
कोई भी आपके रोकथाम करनी है, डिसीज रोकथाम होनी है, तो उसमें भी एक एनएचएम जो प्रोग्राम है वो भी आप देखिए राज्यों के साथ कैसे मिलकर हम हेल्थ सिस्टम को कैसे और सजग करते जा रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण कम नहीं है, राज्यों के सहयोग के बिना नहीं होता, लेकिन राज्य भी उसी हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए हमारे नीति आयोग में हम लोग राज्यों के साथ मिलकर एक सूचकांक निकालते हैं ताकि एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा भी स्थापित जी। हो सके कि कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है और हमें आगे कैसे जाना है। उस तरह की आकांक्षा के हिसाब से भी कार्य कर रहे हैं ताकि जो लास्ट माइल पर्सन है, जो आखिरी का जो व्यक्ति है, उसकी तरफ पूरी सुविधाएं पहुंच सके। जी उसी बिल्कुल। क्षेत्र में आप देखेंगे लास्ट माइल में सिस्टम और उसके बीच में हमारी जो आशा कार्यकर्ता है, हर गांव में आपको एक मिल जाएंगे 1000 की आबादी में। उनका कार्य देखिए कैसे उन्होंने जो यहाँ के गाइडलाइंस थे कैसे पूरे जनमानस तक के पहुंचाया। आप पोषण अभियान देखेंगे कैसे जन जन तक के आप हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कैसे उनको हम सुदृढ़ कर सके, कैसे उनके पोषण के ऊपर ध्यान सके, उसके ऊपर सरकार काफी कोशिश कर रही है। तो हर चीज को जन आंदोलन बनाकर किस तरह नीचे से ऊपर उभार कर बिना राज्यों के सहयोग से, बिना एक ऐसा टीम वर्क, जी। तो ये संभव नहीं है। जी तो बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा टीम वर्क काम हो रहा है। आप देखेंगे जितने भी चिंतन शिविर होते हैं उसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, एक जी। समन्वय के साथ काम हो रहा है और जी आगे भी ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हमारा जो फोकस है जो आखिरी व्यक्ति तक के स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके जी और हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके, हर 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 गांव स्वस्थ रह सकते हैं, हम लोग उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए यह महत्वपूर्ण भी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जो योजनाएं आम जनता के लिए बनाई गई हैं वो आम लोगों तक पहुंचें, उन्हें सस्ती और सुलभ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, जिसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर सुनील, अगर हम बात राज्यों की भूमिका की करते हैं, जैसा आपने भी कहा, जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर प्राइवेट सेक्टर पे है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आप उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए जैसे डॉक्टर मदन ने बताया कि भारत के अंदर विश्व का 17% आबादी है जी। और भारत की जो आबादी है उसका ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, 30% अर्बन है और जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं अराउंड 70 to 80% प्राइवेट सेक्टर के जरिए दी जाती हैं। तो यदि आप देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बहुत जरूरी है, सबको साथ मिल के करना है और यही इस योजना की एक ब्यूटी है आयुष्मान भारत की। तो यदि आप देखें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये एक पेशेंट फ्रेंडली है, जैसे डॉक्टर चौधरी बता रहे थे कि एक्सेप्टेबिलिटी, तो इसके लिए जरूरी बात है कि आपको अच्छी केयर मिलेगी, सारा कार्य पेपरलेस है, कैशलेस है, पोर्टेबल है और एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एंटाइटलमेंट ऑलरेडी वहां पे है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हैं इसके अंदर जो कि आपको फैसिलिटेट करेंगे, यदि आप इलाज के लिए जाते हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे। और एक हेल्पलाइन 14555, आई रिपीट 14555 एक कॉल सेंटर का हेल्पलाइन क्रिएट किया गया है जहां पे आप इस योजना के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के लिए आप अपनी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, आप अपना एनरोलमेंट पूछ सकते हैं। तो यदि आप देखें इसके अलावा मोबाइल ऐप्स भी हैं और हर एक व्यक्ति को लेटर भी गया है भारत सरकार की तरफ से कि आपका एनरोलमेंट है, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, आप 5 लाख तक किसी भी व्यक्ति का इलाज करा सकते हैं और इसमें लड़का लड़की जैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन कहीं कुछ नहीं है जी। हर एक व्यक्ति को फैमिली के इक्वल राइट है ट्रीटमेंट लेने का इस योजना के अंतर्गत। तो ये इसकी ब्यूटी है, ये एक बहुत ही इनोवेटिव एक नया ऐसा स्टेप है जिसके जरिए कि हम क्वालिटी केयर हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं टू द लास्ट माइल रीच। क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, डिफिकल्ट टू रीच एरियाज हैं, तो इन सब चीजों को यदि आप ध्यान में रखें तो एक ये पेशेंट फ्रेंडली अप्रोच है। गवर्नमेंट के अंदर जो 20-30% गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वो हम यदि आप देखें, मैं खुद जीबी पंत हॉस्पिटल में हूँ, गवर्नमेंट सेटअप में हूँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट फैसिलिटीज ओवर स्ट्रेच्ड हैं यदि आप देखें। तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर को मिलके करना है
और हमें सबको साथ जन भागीदारी, यदि आप कोई भी योजना चलाते हैं तो उसमें जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। जी पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो कि आई थिंक हमने काफी आपके प्रोग्राम के माध्यम से और डिफरेंट मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, एड्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है कि एक गरीब व्यक्ति को जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी हम इसमें एनरोल करें। हालांकि उसको एनरोल ऑलरेडी है वो, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया था शुरू में ही जी कि यदि आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, आप चौकीदार हैं, आप गार्ड हैं, आप माली हैं, आप स्वीपर हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया गया। यदि आप गांव में रहते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, या आप जी पट्टे पे काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और आपके पास कच्चा घर है, यदि आपका पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, तो भी आपको एनरोल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सरकार ने जब ये लॉन्च किया प्रोग्राम, तभी इन चीजों का ध्यान रखा। और यदि आप देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 टू 47 ईयर्स था, और अब ये 67 टू 69 जी ईयर्स है जी डॉक्टर भारत के सुनील अंदर। जी और डेवलप जी कंट्री में तो 70, 80 तक चला गया जी स्विट्जरलैंड में। जी तो बिल्कुल यदि आप देखें, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाके अपना वेलनेस सेंटर में अपनी जांच करा सकता है, जी बिल्कुल ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर ब्लड सुनील शुगर की। डॉक्टर सुनील बहुत बड़ा जो बदलाव देखने में मिल रहा है देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से ही, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, सस्ती भी हो रही हैं और सुलभ भी हो रही हैं। लेकिन अभी भी कोविड जो संक्रमण था, जो कोरोना संक्रमण था, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। हालांकि पूरी दुनिया में भारत ने जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया, टीकाकरण किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई और उपराष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया अपने संबोधन में। डॉक्टर अशोक, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? यह बात ठीक है कि कुछ चुनौती खड़ी हुई कोरोना संक्रमण में, लेकिन एक सफलतापूर्वक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आप कैसे देखते हैं इसे? जी, आपने जैसे बताया, ये दो चीज हमारा होती है। जो सरकारी संस्थान बता रहे, ड्यूरिंग कोविड मैंने बताऊं तो मैक्सिमम जो काम किया था वो सरकारी संस्थाओं ने किया था, और ये हमको बता दिया था कि हमने इक्वली वे में हम क्वालिटी सब दे सकते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुनील ने, कि वी आर ओवर स्ट्रेस्ड, उसको हम देखना है कि हमने कैसे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं, हमने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, हमें उसकी मैन पावर बढ़ा सकते हैं, तो लोगों के मन में एक अच्छा आस्था भाजन भी आ सकता है। जैसे अभी बोल रहे थे कि डॉक्टर राजा बोले कि 70% ऑफ द पीपुल्स लिव इन विलेज, बट 70% ऑफ द हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो हमने उसी को कर सकते हैं आजमाने के लिए कि हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने इतना ही डेवलप करे, ड्यूरिंग कोविड जैसे हुआ था उस तरीके से हमने उस लेवल को ले सकते हैं, एंड उसके लिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान से कर सकते, तो हमें उसी लेवल की केयर हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी दे सकते। एंड उसके लिए मैं बताऊं कि जो हमारे इलाज के लिए होती है, जी बिल्कुल डॉक्टर अशोक, एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है इसका, जैसा आप कह रहे हैं, देश में जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है वो किस तरह से मजबूत हुआ है। दुनिया ने देखा भी इस बात को, दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने अपने देश में मुफ्त कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया, सफलतापूर्वक लागू किया, यह भी दुनिया ने देखा और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन डॉक्टर मदन गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्वस्थ भारत के लिए जो 4 स्तरीय रणनीति है, वो क्या रणनीति है, उसके पीछे क्या सोच है? मनोज जी, ये जो स्वस्थ भारत के लिए जो एग्जिस्टिंग है, जो 4 रणनीति, जो हमारा जो आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य निर्भर, पहले तो हेल्थ सेक्टर को समझना होगा। हेल्थ सेक्टर खाली स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसके साथ दूसरी अन्य चीजें भी जुड़ी हुई है। जी, जब आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की बात करेंगे, उस दिशा में हम लोग अग्रसर हो गए हैं, कुछ PLI स्कीम्स भी हैं उसमें। उसके अलावा खाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सोचा या स्वास्थ्य सिस्टम के बारे में सोचें तो हमारा जो पहले आयुष्मान भारत जो 2 स्तंभ थे, अब 4 स्तंभ हो गए उसमें। पहले एक स्तंभ था आपका आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसा कि बताया। पहले हम लोग की जो संरचना बनी थी, जी जी, जाहिर सी बात है उसमें योगा की भी बहुत बड़ी भूमिका है और अलग अलग स्तर पर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को
मजबूत कर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि ये स्वास्थ्य सेवाएं, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, वो आम जनता को सस्ती, सुलभ उपलब्ध हों। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।